अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज ईशान मज़हर, एनेबलर्स लीड प्राइवेट लेवल ट्रेनर। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं दानिश भाई सियालकोट से। और आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो ये है कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एनेबलर्स के डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हमने जो अपना अमेज़न का प्रोडक्ट हंटिंग का कन्वेंशनल और प्लस जो बाकी क्राइटेरियाज हैं वो अभी हमने अपडेट किए हैं। तो उसके ऊपर आज हम कुछ डिस्कशन जो है वो करेंगे कि ये प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरियाज जो है उसके अंदर जो चेंजेस हम लोगों ने की हैं वो क्या क्या हैं, उन पॉइंट्स को हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। जी दानिश भाई, कैसे हैं आप? जी, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएँ कैसे हैं? ठीक है, सेहत ठीक है? जी बस ठीक ठाक। अच्छा दानिश भाई, आज बहुत सारे लोगों के मैसेजेस जो हैं वो आ रहे हैं 2-3 दिनों से कि प्रोडक्ट हुँ, हुँ। हंटिंग का क्राइटेरिया जो अपडेट किया है उस पे कुछ कंफ्यूजन है। तो हुँ, मैंने हुँ। सोचा आज आपके साथ जो है उन चीज़ों को डिस्कस करके तो ये जो क्वेरीज हैं लोगों की उनको क्लियर कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दानिश भाई, मैं हाँ, स्क्रीन पे जो है वो साथ अभी क्राइटेरिया ओपन करने लगा हूँ और फिर हम एक एक पॉइंट जो है वो उसको डिस्कस करते जाते हैं। ठीक है जी? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। ओके जी, मैं ऐड कर रहा हूँ स्क्रीन। अच्छा जी, ये हम लोगों ने कन्वेंशनल जो हमारा प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया है उसको हम लोगों ने ओपन किया है। और इसके जो करीबन 12 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी दानिश भाई, सबसे पहले सर्च वॉल्यूम जो है उसके अंदर हमने चेंज की। पहले हम लोअर रेंज जो है वो दिया करते थे, अब हमने एक अपर रेंज जो है वो भी उसके अंदर ऐड कर दी है। तो इसके ऐड करने की कुछ रीजंस जो है, क्योंकि आप भी उस डिस्कशन में थे जब हम अपडेट कर रहे थे। बिल्कुल। देखिए, प्राइमरीली ये होता है कि जब आप वैसे तो जितना अच्छा सर्च वॉल्यूम हो, ऑब्वियसली वो एक अच्छी बात है कि प्रोडक्ट के पोटेंशियल के ऊपर पीछे कोई डाउट नहीं रहता। लेकिन जब हम्म। आप मैसिव सर्च वॉल्यूम्स पे जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो मैसिव कॉम्पिटिशन भी अपने साथ लेके आ रहा होता है। क्योंकि जब एक प्रोडक्ट को अगर लाखों लोग सर्च कर रहे हैं, तो उसमें फिर लाखों लॉन्चेस होती हैं और उसमें फिर लाखों की तरह ही कंपटीशन होता है। तो इसको हाँ। प्राइमरीली हम लोगों ने थोड़ा सा लिमिट इसलिए किया है कि कन्वेंशनल के अंदर रहते हुए एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसके अंदर आपको फिर भी कंपैरेटिवली नई आने वाली प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं कि जो भी बहुत पुरानी नहीं आई। क्योंकि यूएस मार्केट की जो मेरे नज़दीक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, सबसे ब्यूटी मज़े की ये है, क्योंकि मैं करता ही ज़्यादा यूएस में हूँ, कि बहुत नई-नई प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं। मतलब आपको साल 2 ढाई साल हम्म। पुरानी एक बड़ी अच्छी चलने वाली प्रोडक्ट मिल जाती है। कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स अपनी जगह मौजूद हैं, हिट प्रोडक्ट्स अपनी जगह मौजूद हैं। तो नई आने वाली प्रोडक्ट्स को वो यूएस मार्केट में बहुत ज़्यादा इसमें किया जाता है। तो अपर लिमिट लेके आने की जो रीज़न थी वो यही थी कि एक कंपटीशन को थोड़ा-सा एक लिमिट किया जा सके कि जी चलिए मिनिमम आप ये रख लें और अब आप अगर चले जाएँ तो उसको कंपटीशन अवॉइड किया जा सके। जी एग्जैक्टली, जैसे कि दानिश भाई ने बताया, यही मेन रीजन थी कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते थे, वो ये आते थे कि जी हमने एक प्रोडक्ट हंट किया, लेट से उसका सर्च वॉल्यूम है 3 लाख। तो वो 3 लाख सर्च वॉल्यूम वाली प्रोडक्ट जो एज अ न्यू भी जो है वो मतलब आप $10,000, $15,000, $20,000 के साथ कन्वेंशनल लॉन्चिंग पे जा रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि आप 3 लाख सर्च वॉल्यूम वाली जो प्रोडक्ट है आप उसको मैनेज कर सकें। तो इस वजह से हम लोगों ने जो है वो फिर अपर रेंज जो है वहां पे एक ऐड की है कि मिनिमम रेंज ये होनी चाहिए। और एक एक अपर रेंज यूजुअली अगर हम कन्वेंशनल की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो कन्वेंशनल के अंदर हमें जो पैसे रिक्वायर्ड होते हैं दैट इज ऑलमोस्ट कोई 15,000 $20,000 हमारा लग रहा होता है, क्योंकि हम 1,000 1,200 1,500 यूनिट्स की इन्वेंट्री के साथ जा रहे होते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने पहले पॉइंट के अंदर ये जो चीज है अपर रेंज उसके अंदर ऐड की है। अच्छा जी, दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि 10 सेलर्स जो हैं वो रेवेन्यू बना रहे हो मोर देन $10,000 इन टॉप 15 के अंदर। जी दानिश भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसमें देखिए, जब हमने अगर आप आज से 5 साल पहले जाएँ ना, तो यू हार्डली फाइंड टॉप 10 मेकिंग गुड मनी, ठीक है? हम्म। ज़्यादातर निशेज़ के अंदर। लेकिन फिर ओवर द टाइम क्या हुआ कि जब बहुत ज़्यादा लॉन्चेज़ आईं, बहुत ज़्यादा लोग आए, ठीक है? नीश जो है वो नीश ने अपने आप को एक्सपैंड भी किया। जहाँ पर थोड़े सेलर थे, वहाँ पर सेलर्स भी बढ़ गए। तो वो फिर आप कह लें कि एक जो कॉम्पिटिशन का देखने का स्पैन है ना, वो हमारा ब्रॉड हो गया। तो पहले वी यूज्ड टू सी लाइक इन टॉप 10, ठीक है? इस वजह से अब ये है कि जिस नीश के अंदर अच्छी सेल्स हैं,
तो उसमें अगर आप टॉप 15 टॉप 18 को भी अगर आप कंसिडर कर लें तो बैड डील, ठीक है। तो आप अगर इतना रेवेन्यू इसमें देख लेते हैं टॉप 15 के अंदर, तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज जो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये होता है कि 10 सेलर में से 8 सेलर बना रहे हैं फॉर एग्जांपल 10,000 से ऊपर, 15 में से यानी कि टॉप 15 में देखा 8 सेलर बना रहे हैं 10,000 तक, 2 सेलर बना रहे हैं, एक 8500 कर रहा है और दूसरा कर रहा है फॉर एग्जांपल 8,000। तो बहुत से जी स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, जबकि ये गलत है। मतलब 10,000 बताने का मकसद ये है कि आप इसके नजदीक तरीन जाएं। टेक्स्ट बुक नहीं है, कोई एक आधा बंदा अगर कोई 1000 1500 1200 रेवेन्यू से पीछे भी होता है तो स्टिल प्रोडक्ट इज डूएबल, ठीक है। तो रेवेन्यू को भी करने का रीजन यही है कि प्रोडक्ट के पोटेंशियल के अंदर कोई डाउट ना हो, आप कंपटीशन का एंड आप अपनी बाकी चीजें एंड ठीक करके जाएं तो एक अच्छे रेवेन्यू के साथ प्रोडक्ट लॉन्च किया जा सकता है। देखिए दानिश भाई, मैं अक्सर ये स्टूडेंट्स को एक चीज बताता हूँ कि जो क्राइटेरिया है ना, बेसिकली उसका मकसद है आप लोगों को चीजें समझाना। बिल्कुल ठीक है, अगर तो आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो एक हम उम्मीद करते हैं आप लोग एक अच्छा प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन अगर कोई फिगर्स ऊपर नीचे भी कोई थोड़े बहुत हो रहे हैं और आपको लगता है कि यार प्रोडक्ट अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, लेट से 12 में से आपके 9 क्राइटेरियाज मैच हो रहे हैं, तो आप लोग जा सकते हैं अपनी बिल्कुल जा मतलब सकते डिसीजन ले सकते हैं आप लोग उस प्रोडक्ट के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि अच्छा, आपने अपनी एक और प्रोडक्ट। बात, जी जी एक एक जो है वो अक्सर जो हमारा प्रीवियस क्राइटेरिया था उसके अंदर ये था कि हमने बीएसआर की कंसिस्टेंसी को देखना होता था, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज रहते थे कि यार हम बीएसआर की कंसिस्टेंसी जो ग्राफ पे है वो हम लोगों ने कैसे देखनी है। अच्छा, उसका एक आसान हमने रेवेन्यू से आपको बता दिया कि अगर आप आपके जो टॉप 10 के सेलर्स हैं अगर वो $10,000 की सेल्स बना रहे हैं, ये आल्सो यही शो करता है कि ये इनके जो लोग कंसिस्टेंट सेल्स कर रहे हैं उनके बीएसआर कंसिस्टेंट ही होते हैं। हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऐसे ही है। देखिए, बीएसआर कंसिस्टेंसी इज द नंबर, इट इज द बेसिकली इंटरनल नंबर कि जो अमेज़न किसी लिस्टिंग को अलॉट कर देता है बेस्ड ऑन द सेल्स। जब आप ये देखते हैं कि किसी प्रोडक्ट को अमेज़न ने बेस्ट सेलर का टैग दिया है या अमेज़न चॉइस का है किसी खास अच्छे कीवर्ड के ऊपर, तो आप डेफिनेटली उसका जो बीएसआर है वो लेस देन 10,000 देखेंगे ज्यादातर नीश में। बहुत अगर तगड़ी नीश है तो उसके अंदर आपका बीएसआर जो है वो इवन आप कह लें कि लेस देन इवन 15,000 भी बड़ी अच्छी सेल लेके आ रहा होता है। तो डिपेंड करता है किस नीश के ऊपर आपका बीएसआर कितना है, लेकिन वो एक खास नंबर, लेट्स सपोज इफ द बीएसआर इज 5,000 एंड दैट 5,000 स्टेज फॉर द 6 मंथ्स, ठीक है, कंसिस्टेंटली 5,000 5500 4500 4800 इस तरह फ्लक्चुएट करता करता आ रहा है, तो दैट्स फाइन, आप इसको कर सकते हैं। बाकी रिटेल के अंदर जब आप अमेज़न पर सेल करते हैं तो समटाइम्स एक कुछ अनफोर्सीन सिचुएशंस की वजह से आपकी सेल्स हिट भी हो रही होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई एक दफा बीएसआर ऊपर चला गया और फिर वापस आ गया तो प्रोडक्ट जो है वो खराब हो गई है, नहीं। बेसिकली इज द कॉन्सेप्ट ये है कि द मोर दिस बीएसआर कंसिस्टेंसी आप देखेंगे उतनी एक प्रोडक्ट के अंदर सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल है कि वो बिक रही है, ठीक है। बाकी एस्पेक्ट्स तो साथ साथ चलेंगे ऑब्वियसली। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा दानिश भाई, हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ जो है वो चलते हैं, विच इज रिव्यूज, जिसमें हम लोग ये बात कह रहे हैं कि 6 रिव्यूज जो हैं, 6 सेलर्स जो हैं उनके रिव्यूज होने चाहिए लेस देन 500 इन टॉप 15 और टोटल एवरेज रिव्यूज शुड नॉट मोर देन 2000। अच्छा, अगर हम प्रीवियसली क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें हमने एवरेज वाला जो फिल्टर है वो अप्लाई नहीं किया था। हमने कहा था कि लेट्स से अगर 6 लोगों के 700 या 6 लोगों के 600 रिव्यूज है तो आप उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर दानिश भाई मैं आपको एक बताऊं, जब मैं हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे थे उस दिन शायद आप नहीं थे वहां पे कॉल के ऊपर, तो उसमें एक असल जो प्रॉब्लम आ रही थी दानिश भाई वो हम ये देख रहे थे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अच्छा जी 4 लोग हमें मिल गए हैं जिनके रिव्यूज लेट से 700 से कम है और बाकी जो हैं वो हमें 6 लोग वो मिले हैं जो 10-10 हजार रिव्यूज लेके बैठे हुए हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अगर हम उसके साथ जाते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मतलब सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। ठीक है, 4 हाँ सेलर्स के बिल्कुल। रिव्यूज आपके पास कम है, आप एंट्री पॉइंट आपका बन गया, लेकिन बाकी जो 6 लोग 10-10 हजार लेके बैठ गए हैं ऊपर, तो आपका सर्वाइवल जो है वो मुश्किल बन रहा था। इस वजह से हमने एक जो रिस्ट्रिक्शन है वो और ऐड की कि आपके एवरेज रिव्यूज जो हैं वो 2 हजार या इससे कम जो है वो होने चाहिए। जी, इस पे बिल्कुल आप उस दिन नहीं थे कॉल के ऊपर, तो आपका क्या राय है इसके ऊपर? देखिए इसमें इस तरह से है कि जैसे वही बात है, जैसे हमने रेवेन्यू का पार्ट बढ़ाया बिकॉज के वो कंपटीशन ज़्यादा हो गया, इसी तरह से रिव्यूज़ के अंदर भी जब ज़्यादा लॉन्चेस आ गई तो उसके अंदर इसको भी आप टॉप 15 टॉप 20 के अंदर हमने इसको एक्सपैंड कर दिया। एक चीज़ ये। हम्म। दूसरे नंबर पर ये है कि अगर आप को इंडिविजुअली देखना पड़ता है नीश को, लेट्स सपोज के सम टाइम्स ऐसा भी होता है कि दो सेलर 10-10 हजार रिव्यूज लेके बैठे हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, और बाकी सारे पीछे जो 15 हैं वो बड़े थोड़े रिव्यूज लेके साथ बैठे हैं और सेल्स बड़ी अच्छी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसको कॉमन सेंस भी लेके आनी पड़ती है कि यार एंट्री पॉइंट भी है। हाँ, टॉप सेलर इज देयर कि जो बहुत अच्छा बना रहा है, लेकिन मेरे पास एंट्री के लिए बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो है वो खुला है, तो स्टिल आई कैन डू दिस प्रोडक्ट। एक चीज, एक सिचुएशन समटाइम्स ये भी बन जाती है, ठीक है। जी बिल्कुल, दूसरी ऐसी ऐसी। दूसरी सिचुएशन जो आपने कही, दिस इज 110% करेक्ट बिकॉज के समटाइम्स आप बहुत पैसे भी लगा दें तो स्टिल मार्केट के जो लीडर्स हैं वो आपको सेल्स नहीं लेने देते। जिसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि अगर आप लेट्स सपोज बहुत अच्छा फुटबॉल बना के एडिडास नाइकी के साथ बैठेंगे, बहुत तगड़े बजट के साथ आएंगे, बड़ी अच्छी ब्रांडिंग के साथ आएंगे, फुल स्ट्रॉन्ग एक आप कह लेंगे डायरेक्शन के साथ भी आएंगे, तो स्टिल इनिशियली दीज ब्रांड्स वोंट लेट यू डू गेट द मैक्सिमम सेल्स, क्योंकि उनका स्ट्रेचर इतना बड़ा है कि आपकी लिस्टिंग पे लोग आने के बावजूद भी दे विल क्विट एंड बाय, ठीक है, एडिडास नाइकी। तो इसलिए कि आपको ये भी देखना पड़ता है कि मेरे कंपटीशन में कौन बैठा हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए तो वो एवरेज लेके कैलकुलेशंस अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इंडिविजुअली और लॉजिकली सामने चीजें देख के बात करना इट्स समथिंग एल्स। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी दानिश भाई, नेक्स्ट पॉइंट है रेटिंग का, जो कि प्रीवियस क्राइटेरिया जो था हमारा उसमें भी 4.3 थी, इसमें भी हमने 4.3 ही रखी है। हमारा प्लान था कि हम उसको 4.5 तक ले जाएं, लेकिन फिर उसमें बहुत सारे लोगों की राय थी कि मुश्किल हो जाएगा प्रोडक्ट्स की फाइनलाइजेशन, क्योंकि हाँ, कम प्रोडक्ट्स ऐसे मिलते हैं जहां पे 4.5 रेटिंग जो है वो मिल रहे हो प्रोडक्ट को। ऐसे ही है। देखिए रिटेल की मार्केट में जब आप जाते हैं, जब देखिए इसको इस तरह समझे, मैं ये कहता हूँ कि जिस चीज में एंड यूजर इन्वॉल्व है ना, ठीक है, हम्म। एंड यूजर इन्वॉल्व है, वो चीज किसी के लिए ब्लेसिंग हो सकती है और वही चीज किसी के लिए नुकसान हो सकती है, ठीक है। यानी कि आपका इंडिविजुअल का है ना एक्सपीरियंस, जैसे किसी एक हम्म। डॉक्टर को से आपको आराम आ जाता है, आप उसके गुण गाना शुरू कर देते हैं, यार इससे अच्छा तो डॉक्टर ही कोई नहीं, ठीक है। एग्जैक्टली। दूसरे को उससे आराम नहीं आता तो वो कहता है यार उससे फजूल डॉक्टर ही कोई नहीं। तो हम्म। जब जहां एंड यूजर इन्वॉल्व है तो उसको इतना फिर नैरो नहीं किया जा सकता कि आप 5 स्टार या 4.5 स्टार पे लेके आए। बहुत सी नीश अमेजोन पर अच्छी कर रही हैं जो कि 4.1 4.2 में भी बड़ा अच्छा चलती हैं। आप अगर थोड़ी सी टेक्निकल प्रोडक्ट में चले जाएं तो यू विल फाइंड 3.9 3.8, ठीक है, जहां पर आपकी बैटरीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, जहां पर आपके थोड़े से सर्टिफिकेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्लेम्स हम्म। इन्वॉल्व हो जाते हैं। 3.5 पे लोग बिलियंस की सेल कर रहे हैं क्योंकि एंड यूजर है ना, सीधा उसको हम्म। प्रोडक्ट के ऊपर। तो 4.3 4.2 बिल्कुल आप इसको रख के एक प्रोडक्ट को किया जा सकता है, इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा डिसीजन किया है कि 4.5 पे हम लोग इसको नहीं लेके गए। अच्छा जी, नेक्स्ट दानिश भाई जो है प्राइस हमने थोड़ी सी इंक्रीज की है। एवरेज प्राइस की अगर हम बात करें तो वो हमने थोड़ी सी प्राइस जो है वो इंक्रीज बड़ा की है। जी, उसकी रीजन भी थोड़ी यही सी हम। हाँ, उसकी रीजन भी यही थी कि क्योंकि आपकी जो एडवर्टीजमेंट और अगर आप मौजूदा सूरत हाल में प्राइवेट लेबल को देखें या इन सारी चीज को देखें तो मैं ये समझता हूँ कि सूनर और लेटर आपको अमेजोन से बाहर भी निकलना पड़ता है, ठीक है, आपकी जी। सस्टेनेबिलिटी के लिए, बिजनेस की सस्टेन करने के लिए। तो उसमें बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस भी ऐड हो जाते हैं कि जो आपने मतलब कभी कहा था कि शायद ये बाद में आएंगे। तो इसी चीज को ज़हन में रखते हुए कि अगर आप बिल्कुल छोटे प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें आपके एक्सपेंसेस सारे ओवरहेड मैनेज करना लिटिल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा इसलिए खोला ताकि आपकी एक प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो,
प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर होगी तो इवेंचुअली बड़ी प्राइस रेंज के अंदर हर बंदा लॉन्च नहीं कर रहा होता, ठीक है। जैसे आपने अक्सर देखेंगे कि लेट्स सपोज कि जो बड़ी आइटम होती है, प्रोडक्ट की प्राइस होती है इवन के 80s में या 60s के अंदर, तो उसके अंदर जो 20-25 हज़ार के BSR भी बड़ी अच्छी सेल ला रहे होते हैं। उसकी वजह ये है कि हर बंदा उस प्राइस रेंज में नहीं जाता, ठीक है। तो प्राइस रेंज को बढ़ाने के दो रीजन थे। एक तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बेहतर करना था, दूसरे नंबर पे ये कि ये इवेंचुअली थोड़ा सा आपको कंपटीशन के अंदर भी हेल्प करेगा। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली यही डिसीजन। अच्छा जी, कंपीटिंग प्रोडक्ट जो है हमने एज यूजुअल नहीं उनको वो किया है, हाँ, वो इसका बनता भी 2000 नहीं। के और हमने 2000 ही रखे। हाँ, इसका बनता भी नहीं। अच्छा जी दानिश भाई, ये पॉइंट वो है, अब जो हमारा पॉइंट है जो कि आपने ऐड कराया स्पेशली कि ये चीज बहुत जरूरी है। ये चीज हम वैसे अपने पढ़ाते हुए सोर्सिंग के अंदर जरूर, मैं तो कम से कम जरूर पढ़ाता था कि ये चीज होनी बहुत जरूरी है, लेकिन अब हमने इसको पब्लिकली लाइव किया जो कि टारगेटेड प्राइस है। अब आप ही बताएं, क्योंकि आपने पॉइंट ऐड किया है, तो टारगेटेड प्राइस को जरा आप एक्सप्लेन भी करें लोगों के लिए। सबसे देखिए बड़ा जो इस वक्त इशू आ रहा है लोगों को वो यही आ रहा है कि जी टारगेटेड प्राइस क्या है। देखिए, होता ये है यूजुअली कि पास्ट में ऐसे हुआ और जो कुछ लॉन्चेस फेल भी हुई। स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं कि हमने जब एक प्रोडक्ट को पकड़ा, बेहतरीन स्टैट्स थे, सब अच्छा था, हम्म, ठीक है? और उस टाइम को हम लोग मिस कर गए, पुरानी बात कर। जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम्स क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो ऊपर गई होती है, ठीक है, उस स्पेसिफिक टाइम में। समटाइम्स आपको Q4 में आप लॉन्च कर रहे हैं, आप Q3 में लॉन्च कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट की प्राइस जो फ्लक्चुएट होती है। अब उसमें ये होता है कि समटाइम्स स्टूडेंट प्राइस को नहीं देखता, इस वक्त क्या है, और इन्फ्लेटेड प्राइस के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करके लॉन्च कर देते हैं। इन्फ्लेटेड प्राइस से मतलब कि हो सकता है कि उस प्रोडक्ट की पूरी प्राइस रह रही थी पिछले साल में, आप कह लें कि 12, वो सर्टन टाइम के ऊपर उस सेलर ने को 2-3 माह उसको 15 किया, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि जी 12 इज द एक्चुअल प्राइस, तो आपने 15 को कंसीडर करके प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। एक तो ये इसका रीजन ऑफ फेलियर है कि आपने प्राइस का एनालिसिस बड़ा जरूरी है, प्राइस पॉइंट का, कि पूरे साल में या अगर एक प्रोडक्ट को 3 साल हो गए हैं तो उसको ये जज करने की कोशिश करें कि क्या किसी खास टाइम या किसी खास प्राइस पर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल तो नहीं निकाल रही, ठीक है। हाँ, एक तो ये इसकी एक है इसमें। दूसरी चीज इसमें ये है कि अगर आपकी जो सोर्सिंग प्राइस है, ठीक है, वो बिल्कुल उसके मुताबिक नहीं होगी जो आपकी सेल्स प्राइस है, तो फिर इवेंचुअली यू विल बी इन लॉस, ठीक है। तो एग्जैक्टली। इसका जो तरीका ये है कि आइडियली तो ये मैं समझता हूँ कि अगर अब मैं बात करूँ 2018 की, तो वी यूज टू टॉक अबाउट इट शुड बी 17, ठीक है, और मिलती भी थी प्राइस, ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्योंकि अब जहां से हम प्राइस लेते हैं वो लोग भी इम्प्रूव हो गए हैं, वो लोग भी सियाने हो गए हैं, तो अब 1/7 तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। 6 भी बहुत मुश्किल से मिलती है, कि लाइक 6 से मुराद ये है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस 12 है तो उसको आप डिवाइड करें 6 पे, तो दैट शुड बी योर टारगेटेड सोर्सिंग प्राइस। तो कोशिश ये कर लें कि वट एवर द सेल्स ब्रैकेट यू आर गोइंग टू टारगेट, कि जी ये मेरी प्रोडक्ट $12 की लॉन्च हो रही है, ये मेरी प्रोडक्ट जो है वो $10 की लॉन्च हो रही है, तो इसमें आपकी जो सोर्सिंग प्राइस है दैट शुड बी डिवाइडेड बाय 5 और 6 ऑफ योर टारगेट सेल्स प्राइस। जी बिल्कुल ऐसी। देखिए जी, टारगेटेड प्राइस जैसे देखिए दानिश भाई ने भी बताया, और आसान अल्फाज में अगर आपको बताएं तो वो ये है कि अगर आप लोग अपना प्रोडक्ट $100 का बेचते हैं, तो आप उसको डिवाइडेड बाय करें 5, तो आपकी सोर्सिंग प्राइस, जिसको हम लैंडिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बोलते हैं, लैंडिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी $20। हाँ, बिल्कुल ठीक है ऐसे, जी। बिल्कुल। जो है ये टारगेटेड प्राइस हमारी है। अच्छा जी, उसके बाद सीजनैलिटी है। देखिए जी, हमारे साथ एक ट्रेनर हैं, और वो ये कह रहे थे जब हम इस पे डिस्कशन कर रहे थे, तो उनका पॉइंट था दानिश भाई कि सीजनल प्रोडक्ट्स जो है वो एज अ न्यू बी अलाउ कर देने चाहिए। आपका क्या ख्याल है? हमारा तो डिसीजन था कि नहीं, क्योंकि इसमें बड़ा मतलब मुश्किल है न्यू बीज के लिए सीजनल प्रोडक्ट्स को मैनेज करना। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, करनी चाहिए? देखिए, उसमें अगर तो वो अपनी सारी चीजें मैनेज कर लेते हैं सीजनल का असल में मसला सिर्फ ये होता है कि सीजनल के अंदर आपको टाइम बहुत ज्यादा क्रूशल होता है,
ठीक है। हम्म। तो कहीं पर अगर आपकी टाइम कैलकुलेशन, मैनेजमेंट की कैलकुलेशन अगर गलत हो जाती है, तो वो सामने नजर आ रहा है कि ये बैकफायर करेगा और सारे पैसे जाया हो जाएंगे। ठीक है, हम्म। किसी भी वजह से हो सकता है ना वो, इट कैन बी आपकी वजह से, इट कैन बी आप कह लें कि जो कंट्रोलेबल नहीं है सर्कमस्टांसेस, तो इस वजह से भी ये सारा कुछ हो सकता है। तो मकसद इसमें ये है कि इस वजह से न्यू लोगों को जब तक थोड़ा एक लॉन्च वो ना देख लें या थोड़ी सी चीज़ों को अंडरस्टैंड ना कर लें, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि आप ना करें, हाँ, लेकिन इसमें बिल्कुल डेडलाइन नहीं है। इफ़ यू अंडरस्टैंड थिंग्स, जैसे फॉर एग्जांपल देखें ना, इसमें अंडरस्टैंड क्या करना है। जब आपने एक प्रोडक्ट कभी चाइना से सोर्स नहीं की, तो आपको टाइमलाइंस के अंदाजा नहीं होता, ठीक है, कि हम्म। यार आइटम कब तक पहुंचेगी। फिर हम्म। सम टाइम आइटम पहुंच के वो रिजर्व में चली जाती है, उसमें स्टूडेंट बड़ा घबराते हैं कि ये रिजर्व में क्यों चलेगी, हालांकि वो तो एक हाँ। नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, उसमें तो रिजर्व में जाना ही, अमेजोन काउंट कर रहा है, देख रहा है आपकी आइटम्स कहाँ है। तो हम्म। इसमें कहीं पर आपसे अगर मिस कैलकुलेशन हो जाती है, और लेट सपोज कि वो आइटम किसी खास डे के लिए थी और वो दिन ही गुजर जाता है, तो वो फिर सीधा सीधा डिजास्टर है। एग्जैक्टली, इसलिए बिल्कुल। इसलिए ये है कि एक दफा टेस्ट कर लें चीजों को, देख लें कि हम्म। आइटम कब पहुंचती है, कैसे लाइव होती है, हम कितनी देर में इसको कर सकते हैं, आपको टाइमलाइन आ जाए, फिर गो फॉर इट, इसमें बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, ट्रेंडी एज यूजुअल पहले भी हम अलाउ नहीं कर रहे थे और अभी भी नहीं कर रहे। देखें, सीजनल और ट्रेंडी प्रोडक्ट्स वो लोग कर सकते हैं जो कि एक्सपीरियंस सेलर्स हैं, जिन्होंने कोई 2 4 5 लॉन्चेस अपने हाथ से की हों, वो ये कर सकते हैं। लेकिन न्यू बीज के लिए हम जो है वो अभी इसको रेकमेंड नहीं कर रहे। उसके हाँ बाद बिल्कुल। वैल्यू वैल्यू एडिशन जो है जी, वैल्यू एडिशन के अंदर हमने एक चीज जो है वो की है ऐड के, अब आपने वैल्यू एडिशन जो है वो मार्केट रिसर्च जो है वो आपने करना है, और एक लो प्राइस का जो प्रोडक्ट है वो आपने एज अ वैल्यू एडिशन ऐड करना है। ये चीज बहुत जरूरी है कस्टमर की अट्रैक्शन के लिए। शुरू में लेट से आप प्राइस कम करके प्रोडक्ट बेचें, वो तो खैर हम वैसे भी बताते हैं कि जी आप थोड़ा सा प्राइस जो है वो कम करें, इवन ब्रेक इवन या इससे भी थोड़ा सा नीचे जाके स्टार्ट में अपनी प्रोडक्ट्स की लॉन्चेस जो है वो करें। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी देखते हैं कि यार अगर ये बंदा बहुत ज्यादा लो प्राइस करके बेच रहा है तो क्वाइट पॉसिबल कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह हाँ से इसने प्राइस लो की हुई है, तो सम टाइम आपका प्रोडक्ट इस वजह से भी नहीं बिकता है। ठीक है, अभी एक अच्छा, ये ना रिसेंट आपको, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा प्राइस पॉइंट अपना टेस्ट भी करना पड़ता है। मैंने ऐसे हाँ। भी हम लोगों ने देखा है इसके अंदर कि एक स्टूडेंट थे, वो प्रोडक्ट की प्राइस करते थे 7 पाउंड, यूके मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो वो सेल होना बंद हो जाती थी। और अगर वो उसी प्रोडक्ट की प्राइस करते थे 13-14, तो वो सेल होना स्टार्ट हो जाती थी। हाँ। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि यू हैव टू टेस्ट कि जी मेरा प्राइस पॉइंट क्या हो सकता है। हाँ, बाकी चीजें अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन समटाइम्स प्रोडक्ट की प्राइस क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे एक बड़ी देसी सी मिसाल है कि लेट सपोज कि आप एक जगह देख रहे हैं कोई खाने की चीज, लेट सपोज आप कह रहे हैं कि जी मटन है, ठीक है, अब वो आपको पता है कि वो 2-2.5 हजार किलो बनता है, कहीं पर अगर लगा हुआ है कि जी वो 1200 रुपये है, तो आप कहेंगे मरा हुआ होगा। ठीक है, हाँ। तो ये चीजें प्राइस पॉइंट के साथ फिर क्वालिटी को लोग बड़ा अटैच करते हैं कि यार ये 10 रुपए में ओके या ये 12 रुपए में क्या दे रहे मानुष हैं। भाई, अभी आपको ये बता रहा हूँ, हम एक प्रोडक्ट यूएस के अंदर बेच रहे थे $69 का। तो हाँ बहुत ज्यादा कंपेटिटर्स एंटर हुए, तो स्टूडेंट्स ने क्या किया, ये जो ग्रुप पूरा मैनेज कर रहा था उसको इन्होंने ना प्राइस गिरा दी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने $40 कर दी, तो सेल बंद हो गई बिल्कुल। लाइक जहां पे आपके 15 20 यूनिट रोज बिक रहे थे, वो बंद हो गई, हाँ, सेल बिल्कुल जीरो हो गई। लोगों ने कहा पता नहीं क्या ये प्रोडक्ट है कि जी इतनी लो प्राइस पे बाकी लोग 70 70 में बेच रहे हैं, इन्होंने अपने ब्रेक इवन पे आके 40 पे बेचना शुरू कर दी, तो सेल बंद हो गई। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसी है, वो डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाती है, तो इस वजह से मामला खराब हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हम ब्रांड डोमिनेशन की बात करते हैं अपने 11वें पॉइंट पे, और वो ये है कि कंसिस्टेंट सेल्स होनी चाहिए अमंग ऑल द सेलर्स, और कोई से दो ब्रांड्स या सेलर्स या amazon जो है वो हाईली डोमिनेटेड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए उसमें भी वही बात है कि टेक्स्ट बुक ये चीजें जो आपको बताई जाती हैं, इस हिसाब से बताई जाती हैं कि जिसमें मैक्सिमम सक्सेस है। ठीक है, हम्म। और बाकी इसमें ये है कि अगर आप कोई एक खास बंदा कोई एक खास प्रोडक्ट में डोमिनेट करेगा, तो ऑब्वियसली कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो ब्रांड्स के साथ ही एसोसिएट हो जाती हैं
कि लाइक यार ये प्रोडक्ट तो बनाता ही है, हालांकि बाकी लोग भी बना रहे होते हैं, या अच्छी ही इसकी है। तो इस वजह से ब्रांड डोमिनेशन को हम लोग अवॉइड करना दानिश भाई, मैं अक्सर एक वर्ड बोलता हूँ प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया के ऊपर, विच इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सेल्स की हो, वो रेवेन्यू की हो, वो प्राइस की हो, वो किसी भी चीज की हो, वो देखनी एक एक टैब के अंदर वो देखनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। आपको देखना पड़ता है कि सारी चीजें उसमें कहाँ जाती हैं। और दूसरे नंबर पर जो अमेजोन हम मना करते हैं ना, देखिए अमेजोन का सबसे बड़ा जो आप कह लें कि तरीका वारदात है वो ये है कि अमेजोन बहुत बल्क में चीजें करता है, ठीक है। जब वो बहुत हाँ बल्क में चीजें करता है तो उसके पास बहुत अच्छी अनबीटेबल प्राइसिंग आती है, ठीक है। हाँ, उसकी प्राइस मैच नहीं कर पाते हैं। दूसरे नंबर पर अगर अमेज़न किसी के साथ वेंडर सेंट्रल पर भी चल रहा होगा ना, ठीक है, एक वेंडर सेंट्रल प्रोग्राम भी हाँ होता है Amazon का, तो उसमें भी अमेज़न सेल बेस के ऊपर उनको पेमेंट करता है। तो दैट मीन्स जी कि जी, बिल्कुल अमेज़न तो ऐसे ही है। हर तरह से फायदे में है। तो उसको प्राइस गिराने हम्म, में, उसको नीश को डोमिनेट करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। प्लस लोगों का काम नहीं। माइंडसेट भी होगा कि यार ये प्रोडक्ट अमेज़न बेच रहा है खुद, तो दैट मीन्स कि ये बहुत अच्छी होगी और इस पे वो रिटर्न के इश्यूज नहीं आएंगे। तो वो फिर एक कस्टमर माइंडसेट भी चला जाता है उसकी तरफ, भाई कि प्लेटफॉर्म खुद ही बेच रहा है तो ये सही है, ये ले लो। तो इस वजह से जो डोमिनेंस है अमेज़न की अवॉइड जी जी, की जाती बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट है दानिश भाई हमारा, दैट इज प्रोडक्ट वेट। अब हमने प्रोडक्ट वेट कर दिया दानिश भाई 200 टू 2 kg तक। मेरा इस पे बहुत ज्यादा जब डिस्कशन चल रही थी दानिश भाई, मेरा इख्तलाफ था कि 750 ग्राम से ऊपर नहीं जाना। है। लाइक जो सिनेरियोज हुए पड़े हैं दुनिया के, जितनी महंगी लॉजिस्टिक्स हुई हुई है, तो अगर आपका प्रोडक्ट 2 kg का है तो वो मतलब वेट वाइज फिर आपको बाय सी मूव कराना पड़ेगा। आपके पास बाय एयर वाली तो 750 ग्राम तक का जो प्रोडक्ट हम मैं कह रहा था, मेरा फोकस ये था कि यार ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसे अगर जरूरत पड़ने पे, अगर हमें को 50-100 यूनिट फौरी तौर पे बाय एयर भी मूव कराना पड़ा तो हम करा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो है वो फिर लोगों की राय थी कि नहीं, 750 के अंदर जो है ग्राम्स वाला प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना, रेंज थोड़ी सी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए वो आपकी बात से मैं इत्तेफाक भी करता हूँ कि प्रोडक्ट थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए कि जिसको समटाइम्स जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो ऐसी सिचुएशन बनती है कि बाज़ औक़ात आपको आइटम्स को बाय एयर भेजना पड़ जाता है, ठीक है। आपने आपको इन स्टॉक एग्जैक्टली रखने हाँ। बाज़ औक़ात कोई ऐसी सेल, ऐसा प्राइस पॉइंट, ऐसा टाइम बन जाता है कि आपकी सेल्स डबल 3 गुना हो जाती हैं। आप अपने एक्सपेक्टेड पॉइंट से ज़्यादा जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो वो जी उस सूरत बिल्कुल। में अगर आपकी ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर आपको थोड़ा-सा परेशानी होती है उसको मूव करना। लेकिन दूसरा अगर एंड देखें तो फिर वो हम लिमिटेड भी हो जाते हैं। तो फिर ये कि वो आपकी मैनेजमेंट है, अगेन अगर आप बड़ी प्रोडक्ट करते हैं तो वो फिर आप बिल्कुल ही बाय सी पे बाउंड हो जाएँगे। देन यू हैव टू कैलकुलेट कि यार 2 माह बाद आउट ऑफ स्टॉक जा रहा हूँ, तो 2 माह से आगे 20 दिन लाइव होने के लिए चाहिए। दैट मीन्स कि मुझे 100 दिन पहले, अभी मैं आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं हुआ, तो मुझे आज ऑर्डर करना है, ठीक है? और जी उसके लिए आउट ऑफ पॉकेट पैसे जाएँगे, ठीक है? तो फिर आगे आपका वो कैश फ्लोज़ के इश्यू आएँगे कि कैश फ्लो कहाँ से आएगा? अगर आप कहेंगे चलो जी अमेज़न के पे आउट का वेट कर लेता हूँ, फिर कर लेता हूँ, तो फिर ऑब्वियसली आपकी सेल्स डिस्टर्ब होंगी। तो ये चीज़ें सारी आपस में कनेक्टेड हैं। वेट की वजह से, प्राइस की वजह से, कैश फ्लोज़ हर चीज़ जब हो जाती है, तो कोशिश करें जितनी लो वेट के अंदर चीज़ मिल जाए बेहतर है। नहीं मिलती तो ऑब्वियसली एक क्राइटेरिया आपको दे दिया उसके अंदर ये है, फिर आप करें और मार्जिन्स के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें और ये प्रोडक्ट जो है फिर इसको किया जा सकता जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा दानिश भाई, अब कुछ सवाल आए हैं। टारगेटेड प्राइस तो मंजूर भाई हमने बता दी। मैवेश टारगेटेड प्राइस अभी हमने डिस्कस की है। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस $100 है, तो आपकी जो लैंडिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है वो $20 होनी चाहिए। दिस इज टारगेटेड प्राइस। अच्छा जी, मंसूर साहब कह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट हंट की है और वो मैं सेल करना चाहता हूं, तो जिस बंदे के साथ मेरी बात हो रही है वो कहते हैं कि आप इसका पेटेंट चेक भी करवा के दें, कि प्रोडक्ट रिसर्चर का काम है पेटेंट चेक कराना, और चार्जेस कितने हैं। जी दानिश भाई। आप तो देख लें, करा दें उनको, वो जाहिर सी बात है मेक श्योर करना चाहते होंगे कि प्रोडक्ट जो है वो बैकफायर ना करे। या अगर आप समझते हैं कि पेटेंट इसमें नहीं निकलेगा तो उनको कह दें कि भाई अगर पेटेंट निकल आया तो फिर आप ना कीजिएगा, अगर आप अपने आप एक्सपेंसेस बचाना चाहते हैं तो। बाकी जहाँ तक देखिए चार्जेस हैं तो है। पेटेंट का जो खर्चा है वो तो करीबन 7, 7,500, 8,000 रुपया डिटेल्ड पेटेंट अगर आप चेक कराएंगे ना,
तो कोई 7,500-8,000 रुपया फाइवर पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको करके दे देंगे, तो आप हाँ उनसे ये बिल्कुल डन कर लेंगे कि ठीक है, अगर पेटेंट निकल आया तो 8,000 आप देंगे, और बिल्कुल आप ना निकला तो आप मुझे पैसे दे दीजिएगा, ना अगर हो गया तो आप वो आपके जो पैसे हैं 8,000 काट के आप रिटर्न कर दीजिएगा उन्हें, यही पॉसिबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल ये बेस्ट है, ये बेस्ट। ठीक है दानिश भाई, तो अभी ऐसा क्योंकि रोजे का भी टाइम होने वाला है, तो कोई बहुत सारे लोग अवेलेबल नहीं है, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के जो भी और जो हमने क्राइटेरियाज अपडेट किए हैं, जैसे कि बीबीएल भी अपडेट कर दिया है, एसपीएल भी कर दिया है, और आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी आप हमारे ग्रुप में जो है वो पूछ सकते हैं, और हम लोग अवेलेबल हैं, टास्क फोर्स टीम भी जवाब दे रही है, आप लोग हमें आप टैग करेंगे तो हम भी बिल्कुल आपको जो है वो रिस्पॉन्स देंगे उसके। ठीक है दानिश भाई, सो थैंक यू वेरी मच दानिश भाई डिस्कशन करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। चले जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।